हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। सपोज आप एक फ्लाइट में बैठे हैं और आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स हैं और कॉकपिट में बैठे पायलट पर आपकी पूरी सेफ्टी डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है कि उसी पायलट को लेकर ड्रग टेस्ट में सीरियस क्वेश्चंस उठे हैं, तो आपके मन में सबसे पहला क्या सवाल आएगा कि क्या हमारी जो एविएशन सेफ्टी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि इस तरह की प्रॉब्लम से उनको फ्लाइट उड़ने से पहले ही डिटेक्ट कर सके और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इनको होने से पहले रोका जा सके। क्योंकि हाल ही में एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट के पायलट को लेकर ऐसी ही न्यूज़ सामने आई है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पायलट ने जो सेकंड ड्रग टेस्ट किया गया था, मैरिजुएना ड्रग का, उसको भी फेल कर दिया है। यानी इस तरह का ड्रग उसके बॉडी में डिटेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो पूरा मैटर है वो पायलट फिटनेस, डीजीसीए रेगुलेशन, ड्रग टेस्टिंग, ह्यूमन फैक्टर और एविएशन सेफ्टी, इन सारे चीज़ों पे बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज़ करता है। अब अगर यहाँ पे हम पूरा इंसिडेंट समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी और उसमें टर्बुलेंस से लेके एक सीरियस सिचुएशन का सामना उसको करना पड़ा और उसकी वजह से जो उसमें 137 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे, उनको काफ़ी लोगों को इंजरी भी हुई और उसमें जो 4 केबिन क्रू मेंबर्स थे, उनको हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ा। और ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद पायलट का जब ड्रग टेस्ट किया गया, तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग टेस्ट है, वो पॉजिटिव आया। अब जब ऐसे सब्सटेंसेस या ड्रग्स की बात करें तो इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी होती है कि जैसे आप अल्कोहल लेते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस टाइम पे आप नशे में हो तो आपका वहाँ पे आ जाएगा, उसका रिपोर्ट में पॉजिटिव आएगा। बट ड्रग के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रग के केस में अगर आपने सपोज़ करो 2-3 दिन पहले भी लिया है और अगर आप 2-3 दिन बाद उसका टेस्टिंग करवा रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो ब्लड है उसमें उसके सब्सटेंसेस अभी भी हों। तो वो हो सकता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तो इसलिए यहाँ पे एक जो डिफरेंस है बिटवीन ड्रग डिटेक्शन और एक्चुअल इम्पेयरमेंट, इन इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। और जब भी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसमें देखा जाता है कि जो सब्सटेंस है वो किस तरह का सब्सटेंस मिला है, जो टेस्ट किया गया है वो उसमें डिटेक्शन विंडो क्या है, मेडिकल असेसमेंट क्या कहता है। फिर इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करा जाता है और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन में पहुँचा जाता है। अब यहाँ पे जो ड्रग टेस्ट किया जाता है जिसकी वजह से ड्रग्स का बॉडी में आपके कोई ड्रग है या नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। इसमें इसका पर्पज़ अगर एविएशन इंडस्ट्री में देखें तो सिर्फ़ इसका पर्पज़ आपको पनिशमेंट देना नहीं होता। इसका मेन जो पर्पज़ होता है वो है डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सेफ्टी। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करो, उसके बाद में उस रिस्क को प्रिवेंट करो और जो पैसेंजर की सेफ्टी है उसको इंश्योर करो। और यहीं पे जो हमारा ये पूरा एक्जिस्टिंग सिस्टम है, ये फेल हुआ है क्योंकि ये लोग जो फ्लाइट है उसको टेक ऑफ करने से पहले इस तरह का कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इसको हम लोग 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो पायलट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप ड्यूटी में आ रहे हो तो इसमें जो सेफ्टी रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और पायलट को ये इंश्योर करना होता है कि वह फिट टू फ्लाई है। अगर कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, मेडिकेशन या ऐसी कंडीशन जो फ्लाइंग एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, उसको तुरंत बताना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एयरलाइंस की होती है कि उनके पास, क्योंकि उनके पास ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जो पहले से इस तरह की रैंडम टेस्टिंग कर सकें, फैटिग रिस्क मैनेजमेंट है उसको डिटेक्ट कर सकें, या कोई भी नॉन प्यूनेटेड रिपोर्टिंग करना चाह रहा है तो उसको वो करने के लिए उनके पास प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए और एक्टिव मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। और यहीं पे जो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिर्फ पायलट ने रूल्स वायलेट करे, सिर्फ इसका नहीं है। एयरलाइन क्या कर रही थी? जो वहाँ पे जो एयर इंडिया है, उन्होंने इस तरह के सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करे कि पहले से इस तरह के रिस्क को एक तरह से इंश्योर करा जा सके या चेक किया जा सके। और यहीं से जो डीजीसी है, इसका रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है ही यही कि रेगुलेशंस बनाना, कंप्लायंस मॉनिटर करना और एयरलाइन और एविएशन पर्सनल है, उन पे रेगुलेटरी ओवरसाइट रखना। और जब इस तरह का जो वायलेशन हो रहा है, तो इसमें डीजीसीए को देखना होगा कि यहाँ पे प्रॉपर रूल्स फॉलो किए गए थे या नहीं। अब देखो, अगर एक्जिस्टिंग जो रूल्स हैं डीजीसीए के उनको देखा जाए, तो यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह के टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो सबसे पहले तो उसका इमीडिएट रिमूवल होगा जो उसकी ड्यूटी है उससे, और उसके बाद में कंपल्सरी जो डी-एडिक्शन या रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको भेजा जाएगा। और अगर वो दोबारा इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होता है, तब उसको 3 ईयर का जो उसका लाइसेंस है वो सस्पेंशन होगा, प्लस उसको परमानेंट, और अगर तीसरे बार भी वो वायलेशन कर रहा है, तो फिर उसका जो परमानेंट लाइसेंस कैंसलेशन है वो हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कि अगर आपको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है और आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो भी ये उतना ही सीवियर माना जाता है या उतना ही सीरियस माना जाता है जितना कि अगर आप टेस्ट करवा रहे हो और आपका पॉज़िटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते हो अगर आपको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। और जब भी आपकी टेस्टिंग की जाएगी, तो आपको उसको 48 आवर्स के अंदर उसको क्लियर करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आपको 1 ईयर का सस्पेंशन दिया जाएगा।
इनफैक्ट वहाँ पे यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे भी हैं कि अगर अब जो पायलट है या जो क्रू मेंबर्स हैं, अब वो फ्लाइट जब भी टेक ऑफ करती है तो उसके 6 घंटे के अंदर जैसे कोई भी जो नॉर्मल ड्रग्स होती है, जैसे सर्दी-जुकाम की हो गई या पैरासिटामोल हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह की जो भी ड्रग्स होती हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, वो पायलट और क्रू मेंबर्स नहीं ले सकते हैं। उनके लिए स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड होता है और अगर वो कुछ ड्रग्स लेना भी चाहते हैं, तो उनको पहले वहाँ पे जो सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं या मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनसे कंसर्न करना होगा और 6 घंटे के अंदर तो कोई भी किसी भी तरह की ड्रग्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, सख्त मना होती है। अब इसमें एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जो बॉडी है वो है एएआईबी। इसका फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसमें इसमें सिर्फ इंसिडेंट को ये लोग नहीं समझते हैं, उसके इनफैक्ट उसके पीछे का जो रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों हुआ और क्या उसके क्या वार्निंग साइंस थे या सेफ्टी प्रोसीजर्स वहाँ पे क्या फॉलो किए गए और क्या इसको रोका जा सकता था, ये सारी चीजें या इस इन सारे डायमेंशंस को ये कवर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर हो, मेडिकल फैक्टर हो या ऑपरेशनल फैक्टर हो या टेक्निकल फैक्टर हो। और इनफैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी कोई फैक्टर निकल के आ रहा है तो ये पूरे इंसिडेंट को इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के समझने की कोशिश करी जाती है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर देखा जाए तो वो हमारा ह्यूमन फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पायलट है, सपोज अगर वो फैटिग्ड है या कोई मेडिकेशन ले रहा है या स्ट्रेस में है या कोई सब्सटेंस उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ पे जो पूरा सेफ्टी है पूरे उस प्लेन की, वो खतरे में पड़ सकती है। और इसके लिए एक जो और चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सेफ्टी कल्चर, जो कि रिएक्टिव ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोएक्टिव होने के। क्योंकि अगर हम लोग पूरा जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको एनालाइज़ करें, तो इसमें जो पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 90% फोकस होता है। अगर पोस्ट फ्लाइट डोप स्क्रीनिंग जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद तो 75% फोकस होता है। अगर रैंडम अगर अनअनाउंस्ड टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उसपे फोकस करें तो वो सिर्फ 45% है। और अगर प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो 30% फोकस है। तो इस वजह से यहाँ पे एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रोएक्टिव बनाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ रिएक्टिव रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर ऐसे इंसिडेंट्स को जो फ्यूचर में ना हो, उनको रोकने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो रिस्क बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो रैंडम टेस्टिंग है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है और अनअनाउंस्ड जो टेस्टिंग है जिसकी वजह से जो लोग हैं पहले से उसको उसके लिए प्रिपेयर ना कर सकें और सडनली कोई भी टेस्टिंग हो रही है तो उससे जो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है उसका पता लगाया जा सके, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इम्पेयरमेंट डायग्नोस्टिक कि रियल टाइम असेसमेंट होना चाहिए। वहाँ पे आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि आप जैसे इस केस में हुआ है कि आपको पता ही नहीं था कि वो ड्रग के उसमें था, तो उसको उसको पहले से पता लगाया जा सके। थर्ड है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए कि कोई क्रू मेंबर है और या जो जूनियर है वहाँ पे, तो अपने जो सीनियर्स हैं उनके खिलाफ वो लोग जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकें या वहाँ पे जो सेफ्टी कंसर्न है उनको बता सकें और उनको उसमें ये इस चीज़ का डर नहीं हो कि उनको रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा, राइट? और फोर्थ है यहाँ पे कि फैटिग और हेल्थ इंटीग्रेशन। इन जब जब भी कोई भी फ्लाइट में पायलट है तो वहाँ पे उसका प्रॉपर कि फैटिग तो नहीं है या उसका जो मेंटल वेलनेस है वो कैसा है या डी एडिक्शन, अगर उसको कोई एडिक्शन है तो उसको डी एडिक्ट कैसे करना है। ये सारे जो प्रॉपर प्रोग्राम है या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। एंड इन द एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पूरा एविएशन इंडस्ट्री है ये एक चेन की तरह काम करती है, जिसमें पायलट, एयरलाइन, मेडिकल टेस्टिंग और रेगुलेटर ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर इनमें से एक एक भी कोई रूल वायलेट करता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम में पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो क्वेश्चन सोच रहे हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि जो पायलट है उसने रूल्स वायलेट किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी है कि जो इंडिया की एविएशन सेफ्टी सिस्टम है वो इस तरह के रिस्क को डिटेक्ट करने में सक्षम है या नहीं है। तो यहाँ पे रेगुलेटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उस पायलट की है। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल if you want more videos like this.